प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से इस प्यारे से परिवार में। प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारी क्लास लेकर आया हूं। क्लास 11th का जो चैप्टर है पोएट्री का, जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां हमारा मन, हमारा दिमाग भय से मुक्त हो। लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो आज बेटा मैं उसी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके एग्जाम्स नजदीक है और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्हें इसे पढ़ने की बहुत जरूरत होती है। तो आइए आज हम जहां पे 30 ऑब्जेक्टिव और 10 सब्जेक्टिव करने वाले हैं आप सभी के नाम पे। चलिए तो क्लास की बेटा शुरुआत करते हैं शानदार तरीके से, और हम चाहते हैं कि इस क्लास की शुरुआत आप सभी के माध्यम से हो। ठीक है, चलो भाई तो क्लास की शुरुआत करते हैं आप सभी के साथ में। प्यारे बच्चों, एक आपको छोटी सी अपडेट देनी है बेटा। प्लेलिस्ट हमने बनवा दी है, इस प्लेलिस्ट पे बच्चा आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस प्लेलिस्ट पे बच्चा आप जाके देख सकते हैं जो क्लासेस पढ़ी हुई हैं आपके। यहाँ पे बेटा हमने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 10 तक बेटा पूरा का पूरा पोएट्री पढ़ाया हुआ है। ठीक है, पूरी की पूरी बेटा पोएट्री क्लास 11 की डलवा दी है। प्लीज जाके देखें। साथ ही साथ जिनका बैकलॉग लगा है वो कवर कर सकते हैं बेटा। अब इसी जैसे आज हमने चैप्टर नंबर 1 वहां पढ़ाया है, ठीक है, छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से, तो आज उसी चैप्टर नंबर 1 का आज हम करेंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे आप सभी के साथ में। पहला क्वेश्चन है, देखो बाइलिंगुअल मैंने बनाकर लाया ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, आप आराम से पढ़ सको चीजों को, आप समझ सको, अच्छे से आप समझ सको चीजों को, इसीलिए मैं लेकर आया हूं। जैसे यहां पे पहला क्वेश्चन है कि हु इज द पोएट ऑफ द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कह रहा कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर के कविता के कवि कौन है। तो यार आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 है हमारा, और चैप्टर नंबर 1 के राइटर कौन है आपको पता है ना, टैगोर जी हैं। कभी कभी टैगोर पूछे गया, रविन्द्रनाथ टैगोर। राइट आंसर क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट है द पोएम इज टेकन फ्रॉम विच नोबेल प्राइज विनिंग कलेक्शन। देखिए कह रहे कि जो पोएम है जो बच्चा, वो क्या टेकन फ्रॉम, लिया गया है, विच का मतलब होता है कौन से, नोबेल प्राइज विनिंग कलेक्शन से। मतलब एक कविता थी जिसने नोबेल प्राइज जीता हुआ था, तो उसी के कलेक्शन से ये पोएम निकाली गई है। छोटा सा उसका पार्ट निकाल के आपके बुक में लगा दिया गया। तो पूछ रहे हैं बेटा कि ये कहां से ली गई है। तो राइट आंसर क्या होगा? ये ली गई बेटा गीतांजलि से। कहां से? गीतांजलि से। ठीक है, वॉट डज द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट। कहते हैं इसमें एक लाइन आई है, हेड इज हेल्ड हाई, ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट किस चीज को करता है बेटा? तो ये इंडिकेट करता है किसको? प्राइड को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, फिजिकल हाइट को, या फियरलेस ऑफ हाइट्स को? नहीं, ये हाइट, ये इंडिकेट करता है सेल्फ रेस्पेक्ट को। मतलब हर एक इंसान सर को उठाकर चले। इसका मतलब है कि आपका सर बिल्कुल किससे ऊंचा होना चाहिए? गर्व से ऊंचा होना चाहिए। ऐसे करके चलना है। झुके हुए सर गुलामों के प्रतीक होते हैं, उठे हुए सर नवाबों के प्रतीक होते हैं। राइट आंसर। व्हाट डज द पोएट मीन बाय वेयर नॉलेज इज फ्री। देखिए कह रहे हैं कि वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है बेटा? बताएंगे। वेयर नॉलेज इज फ्री का मतलब क्या है, क्या तात्पर्य है? पोएट कह रहा है कि इसका क्या तात्पर्य है, इन सारी चीजों से इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य बच्चा यहां पे है वेयर नॉलेज इज फ्री। इसका मतलब क्या होता है कि एजुकेशन शुड हैव नो फीस, बुक्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री, या नॉलेज शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल विदाउट पीरियडाइज। यही राइट आंसर होगा कि जो शिक्षा है, शिक्षा सभी के पास कैसी पहुंचनी चाहिए बच्चा? शिक्षा सभी के पास बिना किसी भेदभाव के पहुंचनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर बच्चा क्या हो गया यहाँ पे? राइट आंसर इसका बच्चा क्या हो गया हमारा? सी हो गया। नेक्स्ट है कि व्हाट हैज ब्रोकन द वर्ल्ड इनटू फ्रैगमेंट्स। मतलब व्हाट हैज ब्रोकन वर्ड इनटू, कहते जो संसार है, जो दुनिया है, ये किस ये टुकड़ों में तोड़ दिया गया। किन टुकड़ों में तोड़ दिया गया? तो आपको पता होगा ना किन टुकड़ों में? नैरो डोमेस्टिक वॉल में। किसमें? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स में आज के संसार को, आज के लोगों को बांट दिया गया है। नेक्स्ट है नैरो डोमेस्टिक वॉल सिंबलाइज। कहते हैं जो नैरो डोमेस्टिक वॉल है ये किसको सिंबलाइज करता है? इसका मतलब क्या है? किसका? कि नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा? राइट आंसर हो जाएगा क्या? कास्ट, क्रीड, रिलीजन एंड रेस। मतलब जाति पंथ। मतलब नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या? कि छोटी छोटी दीवारें बन गई हैं। वो किन चीजों को लेकर दीवारें बनी है बेटा? तो वो सी आर और आर को लेकर है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन, और किसको लेकर है बच्चा? वो है रेस को लेकर। ठीक है, नस्ल को लेकर है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार। किसको? पोएट के अनुसार वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम द,
जो शब्द है वो कहां से आने चाहिए, तो उसमें था ना कहां से, वो दिल की गहराई से आने चाहिए, मन की गहराई से, मतलब क्या था, डेप्थ ऑफ ट्रूथ, सत्य की गहराई से। राइटर नहीं कहता कि आपके मन से जो शब्द निकले, आपके अंदर से जो चीजें निकले, वो कहां से आनी चाहिए, बिल्कुल दिल की गहराई से आनी चाहिए। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन है कि व्हाट एडजेक्टिव डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब स्ट्राइविंग। यहां पे है कि स्ट्राइविंग को बताने के लिए, मतलब क्या है, प्रयास को बताने के लिए किस विशेषण का यूज किया गया है, किस एडजेक्टिव का यूज किया गया है, तो है बच्चा टायरलेस। कहते हैं ना स्ट्राइविंग टायरलेस, बिना रुके हुए अथक प्रयास करना है। नेक्स्ट है टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, किस तरफ फैलाता है। हमने कहा है ना कि हमको बिना थके हुए अपनी बाहों को ऐसे फैलाते चले जाना है, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली व्हाट डज ही से, व्हाट डज यू वांट टू से, किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, तो परफेक्शन की तरफ है, कि आपको परफेक्शन की तरफ, पूर्णता की तरफ अपने बाहों को ऐसे फैलाते हुए चले जाना है। सारे बच्चों क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 10वां, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर। कहते हैं कवि जो है वो किससे तुलना करता है, किस चीज से तुलना करता है, टू व्हाट डज द पोएट कंपेयर रीजन, किस चीज से तुलना करता है, किससे करता है, एक किससे, एक डेयरी डिजर्ट से। एक डेयरी डिजर्ट का मतलब होता है एक सुनसान रेगिस्तान से। अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है चैप्टर, तो प्लीज जाके एक बार प्लेलिस्ट को विजिट करिए, बहुत ही प्यारे शब्दों में वर्ड मीनिंग के माध्यम से चीजों को बताया गया है। कहते हैं कि वेयर हैज द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन लॉस्ट इट्स वे। क्या है ये, कहते हैं तर्क की स्वच्छ धारा का मतलब क्या है, इसकी एक रास्ता कहां भटक गई है, ये रास्ता कहां भटक गई है, कहां पे, इन द डीप ओशन, या इन द डेरी डिजर्ट एंड डेड हैबिट, इन द नैरो डोमेस्टिक वॉल, या इन द क्राउडेड सिटी स्ट्रीट्स में। ठीक है, तो बच्चा जो 11वें का आंसर होगा हमारा बच्चा, वो क्या होगा, वो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, बिल्कुल सही जवाब है सर, इन द डेरी डिजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट, मतलब मृत आदत या सुनी रेगिस्तान में, है ना। नेक्स्ट है व्हाट डज डेड हैबिट रेफर। कहते हैं डेड हैबिट का मतलब क्या होता है, इसका यहां पे किस चीज को रेफर करता है, किस चीज, इससे तात्पर्य क्या है, तो यहां पे क्या है, बैड पर्सनल हैबिट, आउटडेटेड या हिस्टोरिकल या फॉरगेटन मेमोरीज, किन चीजों की बात है, तो यहां पे बात यहां पे जो डेड हैबिट्स की हो रही है, वो हो रही है आउटडेटेड कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस का मतलब होता है पुरानी रूढ़वादियां और अंधविश्वास की बात हो रही है। किसकी बच्चा, पुरानी रूढ़विदियां और अंधविश्वास की बात हो रही है। अगला है होम डज द पोएट एड्रेस दी एंड फादर। यहां पे किसको एड्रेस किया गया है, यहां पे जो दी एंड फादर लिखा गया है, जो वर्ड आपके पहले चैप्टर में आए बच्चा, कहते किसको एड्रेस किया गया बच्चे, ये किस चीज को एड्रेस किया गया है, तो यहां पे ये एड्रेस किया गया है गॉड ऑलमाइटी, मतलब ईश्वर को यहां पे एड्रेस किया गया है। नेक्स्ट है हमारा द माइंड शुड बी लेड फॉरवर्ड दी। याद होगा कि हमारे दिमाग को और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ये किससे बात की जा रही है, तो एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन की बात की जा रही है, मतलब मन को किस ओर बढ़ाना चाहिए, मन हमारा किस तरफ बढ़ना चाहिए, ऐतिहासिक राजनीति में नहीं, गहरे ध्यान में नहीं, कठोर नियमों में नहीं। राइट आंसर क्या होगा, एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। हमारा जो मन है इसे निरंतरित विस्तृत होने वाले विचार और कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चा व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज द हेवन और फ्रीडम। कहते हैं स्वतंत्रता का स्वर्ग कहां पे है, ये कैसा स्थान है, ये कहां की बात हो रही है, तो बेटा ये जो बात हो रही है, ये मृत्यु के बाद कोई स्थान, नो, टैक्स फ्री, नो, अ प्लेस इनटू द लॉज ना, ये आई स्टेट ऑफ पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, मतलब राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक स्वतंत्रता की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 16वां, व्हाट इज द ओरिजिनल बंगाली टाइटल ऑफ द पोएम। कहते हैं कि जो ये पोएम है इसका ओरिजिनल बंगाली टाइटल क्या है, क्या है बंगाली टाइटल क्या है, तो क्या है यहाँ पे, प्रार्थना है, सोनार तरी है, चिट्टो जेठा, भय शून्य है, या निर्झर स्वप्न भंग है। यार ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन है यार, ये इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, प्रार्थना, प्रार्थना कर देते हैं, शायद प्रार्थना ही था, देख लेना एक बार, प्रार्थना ही था। नेक्स्ट है इन विच ईयर डिड रविन्द्रनाथ टैगोर विन द नोबेल प्राइज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस साल नोबेल प्राइज रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था, किस साल था, आपको याद होना चाहिए बेटा, कब, 1913 में। कब बच्चे, 1913 में बेटा इन्होंने नोबेल प्राइज जीता था गीतांजलि के लिए।
What is the tone of the final line? Into that heaven of freedom, my father let my country away. कहते हैं क्या कि उस स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हे मेरे पिता, हे मेरे प्रभु, मेरे देश को आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पे इसका स्वर कैसा है? दुखी, निराशावादी, क्रोधित है या व्यंग्यात्मक है? ये प्रेफुल एंड होपफुल है, प्रार्थना पूर्ण। मतलब यहाँ पे भगवान ने, यहाँ पे इन्होंने प्रार्थना और भावपूर्ण तरीके से इन्होंने प्रार्थना की है भगवान से। आइडेंटिटी द फिगर ऑफ स्पीच इन वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टिचेस इट्स आर्म। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हम बोलते हैं, तो बेटा फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है अलंकार। कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टिचेस इट्स आर्म, मतलब यहाँ पे आपको अपनी बाहों को कैसे फैलाना है, बिल्कुल थके हुए फैलाना है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण की बात हो रही है, चीजों को यहाँ पे मानवीकरण किया गया। What literary device in prominent in daily desert and sand habit? तो daily desert and sand habit में कौन सा अलंकार है? और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे क्या करेंगे बच्चे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। कैसे देंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे मुझे देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पढ़ लेना तब देना आंसर। चलिए हम बेटा क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन आंसर हमारा सब्जेक्टिव क्या है, विषयनिष्ठ प्रश्न की बात हम करेंगे। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। कहते हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर जो चैप्टर है, इसका सिग्निफिकेंस टाइटल क्या है, सार्थक टाइटल क्या आएगा, इसका शीर्षक क्या है, क्या महत्व है इसका? तो देखो यहाँ पे बाइलिंगुअल लगा है, पहले आराम से पढ़ेंगे, पहले हम हिंदी पढ़ेंगे। आपको दिक्कत होती है ना अंग्रेजी पढ़ने में, हिंदी पढ़ेंगे। यह शीर्षक सच्ची स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्त को रेखांकित करता है। मतलब सच्ची स्वतंत्रता होती क्या है? टैगोर ने इसे ब्रिटिश शासन के दौरान लिखा था। कब? ब्रिटिश शासन के दौरान लिखा था, जब लोगों को दबाने के लिए भय का इस्तेमाल किया जाता था। उनका तात्पर्य है कि यदि मन भय से शून्य है, यदि मन हमारा भय से शून्य, बिल्कुल कोई डर नहीं है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। लाख ले लो, भयमुक्त मन ही आत्मसम्मान और प्रगति का आधार है। मतलब कि भयमुक्त मन ही, अगर आपके मन में डर नहीं है तो आत्मसम्मान और प्रगति का आधार है। कैसे याद करेंगे? द टाइटल हाईलाइट्स द इसेंशियल कंडीशन फॉर ट्रू फ्रीडम। ठीक है, टैगोर रोट दिस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। टैगोर ने इसे ब्रिटिश रूल के दौरान लिखा। When fear was used to support people, जब डर से लोग suppress people, डर से लोगों को दबाया जाता था। He implies that political freedom is meaningless if the mind is paralyzed by fear। मतलब ये कहते थे कि उनका तात्पर्य था यदि मन भय से मुक्त शून्य है, अगर मन आपका बिल्कुल भय से डरा हुआ है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता निरर्थक है। आपके पास लाख राजनीतिक स्वतंत्रता है, आपसे उसका कोई मतलब नहीं है अगर आपका दिमाग पैरालाइज्ड है डर से। ठीक है, कहते एक फियरलेस जो माइंड होता है बच्चा, वो क्या होता है? वो बेसिस ऑफ द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड प्रोग्रेस। वो हमेशा क्या होता है? वो हमेरा आत्मसम्मान और प्रगति का आधार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। हाउ डज द टैगोर डिफाइन नैरो डोमेस्टिक वॉल? टैगोर ने यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल को कैसे डिफाइन किया है, कैसे बताया? पहले हिंदी पढ़ेंगे। संकीर्ण घरेलू दीवार, इसका अर्थ क्या होता है? जिसमें जाति, पंथ, धर्म, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह जैसी सामाजिक बाधाएं को संदर्भित करती हैं। टैगोर का तर्क है कि ये विभाजन समाज को टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे एकता नष्ट होती है बच्चे, और राष्ट्र के सामूहिक विकास में बाधा है। याद कैसे करेंगे कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर करती है टू आर्टिफिशियल सोशल बैरियर्स। एक कृत्रिम सोशल बैरियर्स का मतलब होता है सामाजिक बाधाओं को, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है बच्चा? अच्छा, नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब होता है संकीर्ण घरेलू दीवार। मतलब कौन सी दीवारें? आज हम किन चीजों में बटे हैं? आज हम कास्ट में, क्रीड में, रिलीजन में एंड रिलीजियन प्रिजुडाइज में फंसे हुए हैं, है ना? समझ रहे हैं ना आप लोग? बिल्कुल, क्षेत्रीय पूर्वाग्रह, बिल्कुल। टैगोर आर्ग्यू करते बताते हैं डेट कि दीज डिविजन, जो ये बाधाएं हैं, ये तोड़ती हैं सोसाइटी को इनटू फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है बाधाओं में, एंड डिस्ट्रॉइंग यूनिटी एंड हैंडरिंग द कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। जो क्या करती है? जो बर्बाद कर देती है राष्ट्रीय एकता को, सामूहिक विकास को, क्या करती है? ये सब कुछ बर्बाद करके रख देती है। क्या यही बात है? तो इसका मतलब समझ गए ना? नैरो डोमेस्टिक वॉल का मतलब क्या समझ गए आप लोग? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 11 को अच्छे से पढ़ो।
एक्सप्लेन द मेटाफोर ऑफ द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। क्या है? क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रीजन एंड डेरी डिजर्ट। इन दोनों का, डेरी डिजर्ट सैंड, इनका मतलब क्या है? ऑफ डेड हैबिट, इनका मतलब क्या है? आइए, एक तो यहां पे है विचार बिल्कुल कैसे होने चाहिए, जैसे पानी है, साफ धाराओं के जैसे होना चाहिए। और डेरी डेजर्ट एंड सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, जो हमारी गंदी आदतें हैं, डेड हैबिट्स, उस मतलब एक रेगिस्तान में जो हमारी गंदी आदतें, मतलब एक रेगिस्तानी रूपी गंदी आदतों के बारे में बात किया गया है, मृत आदतें जो हमारी हैं। कैसे याद करेंगे? टैगोर तार्किक और विवेकपूर्ण सोच की तुलना एक स्वच्छ धारा से करते हैं। किससे करते हैं बच्चे? एक स्वच्छ धारा से करते हैं, कि हमारा विचार बिल्कुल पानी के जैसा साफ होना चाहिए, कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमारा विचार मन सब कुछ साफ होना चाहिए, जो समाज को प्रगतिशील और जीवंत रखती है। अगर आपके विचार बिल्कुल क्लियर है, देश को लेकर, सोसाइटी को लेकर, नेशन को लेकर, खुद को लेकर, तो आप बहुत आगे जाओगे। इसके विपरीत अगर हमारी आदतें गंदी हैं, अगर हम अंधविश्वासों में फंसे हुए हैं, सुपरस्टिशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो ऐसे में उसकी तुलना रेगिस्तान से की गई है बच्चा, जो तर्क संगत सोच का गला घोट देती है और समाज को आगे बढ़ने से रोकती है। जैसे अगर बेवकूफ के पास बैठोगे तो यही कहेगा कि सूरज घूमता है, बुद्धिमान के पास बैठोगे तो बताएंगे धरती घूमती है, सूरज एक ही जगह पे क्या है, वो स्थिर है। कैसे याद करेंगे? कहते हैं कि टैगोर कंपेयर्स लॉजिकल, टैगोर कंपेयर करते हैं, लॉजिकल का मतलब तर्क संगत, रेशनल थिंकिंग, जो हमारी तर्क संगत सोच है, विवेकपूर्ण सोच है, टू अ क्लियर स्ट्रीम, एक साफ जलधारा से, दैट कीप सोसाइटी प्रोग्रेसिव। अगर आपकी सोच क्लियर स्ट्रीम है तो दैट कीप सोसाइटी, जो एक सोसाइटी को रखती है प्रोग्रेसिव एंड फ्रेश। क्लियर है? कहते हैं यहां पे कन्वर्जली डेड हैबिट्स, जबकि इसकी तुलना में अगर देखा जाए, इसकी विपरीत देखा जाए, जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं? वो कंपेयर टू द डेजर्ट सैंड, उसको एक रेगिस्तान से तुलना की गई है बेटा, जो चोक कर देती है, जैसे नाली चोक होती, नाली फट जाती है, बंद हो जाती है, चोक कर देती है, और हमारे जितने लोग हमारे समाज के अंदर जो तर्क संगत बातें करते हैं उनका गला घोट देती है, और क्या करती है? और समाज को आगे बढ़ने से रोक देती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ प्यारे बच्चों बढ़ेंगे। क्लियर है? सारे बच्चे कमेंट करेंगे एक बार, कमेंट करेंगे एक बार। चलो, कोई क्लास नहीं है भाई, आज की है। औपनिवेशिक काल में शिक्षा केवल अमीरों तक सीमित एक विशेषाधिकार थी। टैगोर एक ऐसे आदर्श राष्ट्र की कल्पना करते हैं जहां सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना ज्ञान सभी के लिए सुलभ हो, जिससे अज्ञानता पूरी तरह समाप्त हो जाए। क्या है? कहते ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा, औपनिवेशिकवाद के दौर के समय, एडुकेशन वॉज द प्रिविलेज, क्या है, रिस्ट्रिक्टेड टू द वेल्दी। जो शिक्षा थी वो अमीरों तक ही सीमित थी, उनको उसका प्रिविलेज मिलता था, उसको विशेषाधिकार मिलता था। टैगोर envision an ideal nation where knowledge is accessible to everyone। टैगोर एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना कर, टैगोर इनविजन एन आइडियल, इनविजन मतलब कल्पना करते, सोचते एक आइडियल राष्ट्र के बारे में, वेयर नॉलेज इज एक्सेसिबल, जहां पे शिक्षा सभी तक पहुंच जाए, रिगार्डलेस ऑफ सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे यहां पे बात सामाजिक या आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, और सबको सुनिश्चित किया जाए कि भैया आपको शिक्षा मिलेगी, और क्या हो, और जो पूरी तरीके से क्या हो, कंप्लीटली एलिमिनेटेड, और पूरी तरीके से अज्ञानता समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चे, बीच में गैप थोड़ा वर्ड यहां पे आ गया है। अगला है कि why does the poet use phrase tireless striving stretches its arm towards perfection।
अथक प्रयास अपनी भुजाएं पूर्णता की ओर फैलाता है। इसका मतलब क्या है, हिंदी पहले देखेंगे। यह वाक्यांश निरंतर कठिन परिश्रम की आवश्यकता पर बल देता है। किस पे? निरंतर कठिन परिश्रम की आवश्यकता पर बल देता है। कठिन परिश्रम करो। टैगोर का मानना है कि स्वतंत्रता एक बार की उपलब्धि नहीं बल्कि एक सतत यात्रा है। स्वतंत्रता एक बार में नहीं, ये जिंदगी भर चलने वाली यात्रा है। आपको लगा आज हम देश झंडा फहरा दिया आजाद हो गए, नहीं भाई, मन से, विचारों से सबसे आजाद होना है। एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों को खुद को बेहतर बनाने के लिए एक अथक प्रयास करना होगा। मतलब समझ गए? एक आदर्श राष्ट्र के निर्माण के लिए नागरिकों को खुद को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास करना होगा। कैसे याद करेंगे? दिस फ्रेज इंफेसाइजेस, जोर डालती है, द नीड फॉर कंटिन्यूअस हार्ड वर्क, लगातार कठिन परिश्रम करने की। टैगोर बिलीव करते हैं दैट फ्रीडम इज नॉट वन टाइम अचीवमेंट बट अ कंटिन्यूअस जर्नी। विश्वास है कि आजादी एक दिन के लिए नहीं होती है बल्कि एक सतत प्रयास, लगातार चलने वाली एक क्रिया होती है। टू बिल्ड अ परफेक्ट नेशन सिटीजन मस्ट क्या ये relentlessly वर्क टू इंप्रूव देमसेल्व्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हु इज द पोएट एड्रेसिंग इन द पोएम? यहां पे इस कविता में किसे संबोधित कर रहा है कवि? उसकी अंतिम प्रार्थना क्या है? याद कैसे करेंगे? द पोएट एड्रेसेस गॉड। पोएट यहां पे इस पूरे के पूरे चैप्टर में भगवान को वो एड्रेस करता है। होम ही रेफर्स एज द दी, जिससे वह दी मतलब तू कहकर बुलाता है, एंड फादर और पिता कहकर बुलाता है, मतलब तू का मतलब आप। हिज अल्टीमेट प्रेयर, उसकी अंतिम प्रार्थना यह है, टू लीड दिस कंट्री, हे भगवान इस देश को आगे बढ़ाओ और इसको अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ठीक है, और बताते कि सब्जुगेशन एंड इग्नोरेंस इनटू अ हेवन ऑफ फ्रीडम फिल्ड विद इंटेलेक्चुअल एंड मोरल लिबर्टी। मतलब यहां पे यह है कि उनकी अंतिम प्रार्थना है कि देश को गुलामी और अज्ञानता, सब्जुगेशन एंड इग्नोरेंस, गुलामी और अज्ञानता से आगे बढ़ाओ और उन्हें बौद्धिक और नैतिक स्वतंत्रता से युक्त स्वतंत्रता के स्वर्ग में ले जाने की है। मतलब उन्हें भगवान बौद्धिकता की ओर बढ़ाओ प्रभु, उन्हें नैतिकता की ओर बढ़ाओ, मोरल लिबर्टी की ओर बढ़ाओ। नेक्स्ट है, एनालाइज द लाइन वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। मतलब जहां शब्द सत्य की गहराई से निकलते हुए, इसका मतलब क्या है? टैगोर वैल्यूज एब्सोल्यूट ऑनेस्टी। टैगोर ईमानदारी को महत्वता देते हैं। इन एन ऑप्रेस्ड सोसाइटी पीपुल ऑफन लाई और हाइड। कहते हैं आज के इस उत्पीड़ित और गुलाम समाज में लोग प्रायः अपने आप को छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, एंड टैगोर इनविजन, टैगोर कल्पना करते हैं अ फ्री नेशन, एक ऐसे राष्ट्र की वेयर सिटीजन आर इंकरेजियस, जहां के लोग करेजियस हो, साहस से भरे हो, एनफ मतलब पर्याप्त मात्रा में, टू स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलते हो, सिंसियरली फ्रॉम देयर हार्ट्स, अपने दिल से, एंड इंश्योरिंग मोरल लिबर्टी, और सुनिश्चित करते हो किस चीज को लेकर? और सुनिश्चित करते हैं क्या? नैतिकता को लेकर, सत्यनिष्ठा को लेकर। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन हो गया 7वां। 8वां है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर मेयरली अ पॉलिटिकल पोएम। क्या ये एक राजनैतिक पोएम है? शायद नहीं। ये चैप्टर क्या एक राजनैतिक पोएम है बेटा? ठीक है, शायद नहीं। कैसे याद करेंगे? नो, नहीं। इट्स ट्रांसेंड्स पॉलिटिक्स। कहते हैं यह मनाही करती है, राजनीति से परे है। ट्रांसेंड्स दो रिटन ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट मूवमेंट। कहते हैं हालांकि भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान लिखी गई है ये रचना। इट डज नॉट मेंशन फॉरेन रूलर्स। यहां पे किसी अंग्रेजों के शासकों के बारे में बात नहीं की गई है। इंस्टेड, के बजाय, इट फोकसेस ऑन, इसने फोकस किया यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, पूरे विश्व के इंसान के मूल्यों को, ओपन माइंडनेस, क्या? खुलेपन को, एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग, और आध्यात्मिक खुलेपन को, या ये कह सकते हैं कि सीधी बात है आध्यात्मिक जागृति को उन्होंने बताया है। साथ ही साथ और एक राष्ट्र को कैसे आगे बढ़ाएं, एक राष्ट्र को, एक मानव के अधिकार को कैसे वैश्विक ज्ञान बनाती है, उस पर उन्होंने चर्चा किया। मतलब कि ओपन माइंडनेस एंड स्पिरिचुअल अवेकिंग, ओपन माइंड खुलेपन मतलब खुले विचार, और आध्यात्मिक जागृति मेकिंग बनाती है इट ग्लोबल एंथम फॉर ह्यूमन राइट्स। ये एक ग्लोबल एंथम का मतलब होता है एक वैश्विक गान बनाती है इंसानों के अधिकारों के लिए। जरूरी है सारी चीजें। ठीक है, 9वां है, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर डज टैगोर इनविजन फॉर हिज कंट्री। टैगोर अपने देश के लिए किस प्रकार की भविष्य की कल्पना करते हैं, और ये क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ना बेटा। ठीक है, और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जहां पे हमने आपके लिए लगाया है समरी लगाई है बहुत ही प्यारी सी। ठीक है, आइए हम समरी को देखते हैं। बच्चा ये हमारी समरी है, यहाँ पे हम इस समरी को देखेंगे और हम देखेंगे इस समरी में क्या कौन सी बात की गई है। देखो समरी में क्या है, समरी का मतलब होता है सारांश।
इस पूरे चैप्टर की समरी क्या होनी चाहिए, उसका हम सारांश है। यहाँ पे हमने हेडिंग वाइज दी है, जैसे यहाँ पे फ्रीडम एंड फेयर डिग्निटी, मतलब इसका मतलब है कि भय से मुक्ति और आत्मसम्मान। हमने यहाँ पे बाइलिंगुअल लगाया है। आपके एग्जाम में 4 नंबर का आता है, तो आप समरी को जरूर लिख के आइएगा एग्जाम में। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी होती है समरी बेटा। इस समरी का मतलब होता है सारांश, सारांश मतलब उस पूरे चैप्टर का निचोड़। जैसे कि टैगोर इनविजन, टैगोर कल्पना करते हैं एक ऐसे राष्ट्र की जहां के लोग बिना बिना मनोवैज्ञानिक दबाव से या बिना किसी मानसिक उत्पीड़न के जी रहे हो। इन दिस आइडियल नेशन, कहते हैं इस आदर्श राष्ट्र में एवरी इंडिविजुअल, प्रत्येक हर एक इंसान को मेंटेन डियर सेल्फ रेस्पेक्ट, खुद के सेल्फ रेस्पेक्ट की इज्जत करनी चाहिए, एंड होल्ड दियर हेड हाई विद डिग्निटी, और अपने सर को पूरे के पूरे सम्मान के साथ और बिल्कुल आजादी के साथ हमेशा ऊपर उठा के चलना चाहिए। मतलब जो एंड टेरर डेट पैरालाइज्ड ह्यूमन पोटेंशियल, साथ ही साथ ये कहते हैं कि मतलब ऐसे में जो मानवीय क्षमता को पंगु बना देता है, क्या बना देता है, पहले तो मैं पूरा देखना चाहूंगा। एंड होल्ड्स, ठीक है, कंप्लीटली फ्री, पूरी तरीके से आजाद, फ्रॉम द कॉलोनियल, मतलब हमको अपने सर को उठाकर चलना है, मतलब हमको डरना नहीं है उन उपनिवेशवादों से, उन अंग्रेजों से, या ऐसे लोगों से जिन्होंने हमको गुलाम बनाया था, उन लोगों से बिल्कुल आतंक से हमें डरना नहीं है, अपने सर को उठाकर ऊंचा चलना है। क्योंकि अगर ये चीजें हमारे अंदर नहीं रहेंगी तो हम क्या हो जाएंगे, हम मानसिक गुलाम बन जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे कि फ्री नॉलेज एंड यूनिटी, मतलब इसका मतलब क्या है। फ्री नॉलेज का मतलब है कि फ्री नॉलेज, मुक्त ज्ञान और सामाजिक एकता। कैसे? द पोएट डिमांड्स अ सोसाइटी वेयर एजुकेशन एंड नॉलेज आर एक्सेसिबल टू ऑल। पोएट यहाँ पे डिमांड करता है कि शिक्षा हर एक इंसान के लिए, ज्ञान हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल हो, पहुंच सबके पास पहुंचे। ब्रेकिंग इकोनॉमिक्स बैरियर्स, आज के समय में जो हमारे पास पैसे को लेकर ये बाधाएं हैं कि पैसा है तो शिक्षा है, पैसा नहीं तो शिक्षा नहीं, ये टूटने चाहिए। ही स्ट्रांगली अपोजेस, वह स्ट्रांगली अपोज करते हैं न्यूरो डोमेस्टिक वाल को, मतलब जहां पे लोग आज बटे हुए हैं कास्ट को लेकर, क्रीड को लेकर, रिलीजन को लेकर और अलग अलग चीजों को लेकर। ठीक है, तो मुक्त ये हो गया। ट्रूथ एंड रेशनैलिटी, सत्य, निष्ठा और तार्किकता की बात की गई है। तो टैगोर